हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो, ऐसे तो यूरोप और भारत के बीच में प्राचीन समय से ही व्यापारिक संबंध थे, लेकिन मध्यकाल में भारत और यूरोप के बीच जो व्यापारिक संबंध थे वो और कई मार्गों से होने लगे थे। पहला मार्ग भारत और यूरोप के बीच में व्यापारिक संबंध, ठीक, जैसे इधर से फारस की खाड़ी होते हुए ईरान, इराक, ठीक, फारस की खाड़ी होते हुए इराक, तुर्की और स्थल मार्ग से यूरोप का व्यापार किया जाता था। ठीक, ये पहला मार्ग था। दूसरा मार्ग इन्होंने कौन सा खोजा? दूसरे मार्ग से इन्होंने लाल सागर होकर के मिस्र, सिकंदरिया होते हुए स्थल मार्ग से होते हुए यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध थे। ठीक, तीसरा मार्ग यूरोप और भारत के बीच में व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए स्थल मार्ग से इन्होंने तीसरा मार्ग अपनाया। इधर रूस से होकर के बाल्टिक सागर से होते हुए सीधा भारत में व्यापारिक संबंध इन्होंने स्थापित किया। अब बात करेंगे कि इस समय जो व्यापार का प्रमुख प्रचलन था वो था मसालों का। ठीक है, गरम मसालों की मांग उस समय यूरोप में ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि यहाँ के पूर्वी देशों के गरम मसाले जो थे वो यूरोप में उच्च और अच्छे दामों में बेचे जाते थे, इसलिए वहाँ के लोग खरीदते थे। क्योंकि यहाँ के मसाले जो है ना, इन मसालों में वो अपना गोश्त को सान करके रख देते थे ताकि वो खराब नहीं होते थे। इसीलिए यहाँ से सस्ते दामों में मसाले खरीद करके यूरोप के व्यापारी उच्च दामों में बेचने का कार्य करते थे। ठीक, अब बात आती है कि जो 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया। ठीक, ये तुर्की पड़ता है, ये पूरा कुस्तुनतुनिया का क्षेत्र आता था। जब तुर्की ने इस सारे क्षेत्रों पे अधिकार कर लिए तो कौन फंस गया? इधर पुर्तगाली और स्पेन जो है, इनके व्यापारिक जो रास्ते थे ये पूरी तरीके से बंद हो गए। अब जब इनके व्यापारिक रास्ते बंद हो गए तब इन्होंने क्या किया कि कौन कौन बचा? पुर्तगाल और स्पेन। इसी समय यूरोप में पुनर्जागरण का काल चल रहा था और यूरोप के वासियों ने कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र, ये क्या होता है? इससे समुद्र में ये पता चलता है कि हमारा जो नाव है वो किस दिशा की ओर जा रहा है। इसीलिए यूरोप के वासियों ने कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र को तैयार कर लिया, आविष्कार कर लिया। इसकी वजह से इनको ये पता चलता था कि हमारी नाव, हमारी जहाज किस दिशा की ओर। ठीक, या हम कह सकते हैं कि भौगोलिक खोज, ठीक, हम दिशाओं का ज्ञान इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो एक पुर्तगाली नाविक थे जिनका नाम था बार्थोलोमो डियाज। इन्होंने क्या किया? अब इधर के तो सारे रास्ते व्यापार करने के बंद हो गए, तब इन्होंने क्या किया कि बार्थोलोमो डियाज जो थे ये उत्तमासा अंतरीय द्वीप तक, ठीक, इसको हवाओं का द्वीप कहा जाता था क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक क्षेत्र था यहाँ से होते हुए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तूफानों की लहरें बहुत ज़्यादा चल रही थी। बार्थोलोमेव डियाज ने यहाँ तक आकर के, ठीक है, यहाँ के बाद इनके आगे जाने की हिम्मत नहीं पड़ी, यहीं से ये वापस आ गए। तो यहीं पे स्पेन पड़ता है। स्पेन के एक नाविक थे, ठीक, जिनका नाम था कोलंबस। इन्होंने दावा किया कि हम अपनी नाव के माध्यम से हम भारत की खोज जरूर कर लेंगे इस रास्ते से होते हुए। लेकिन इन्होंने भारत खोजने के बजाय इनकी नाव हवा दिशा में मुड़ करके कहाँ पहुँच गई? अमेरिका पहुँच गई। तो कोलंबस ने क्या किया? अमेरिका की खोज कर ली। लेकिन इसके बार्थोलोमेव डियाज के बाद 1498 में एक पुर्तगाली नाविक होते हैं जिनका नाम होता है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भी भारत की खोज करने के लिए अपने, ठीक, बेड़ा के साथ पुर्तगाल से निकले और पुर्तगाल से निकलने के बाद उत्तमासा अंतरीय द्वीप को पार करते हुए सीधा कहाँ पहुंच गए? चक्कर काटते हुए रास्ते में इनको एक गुजराती पथ प्रदर्शक मिला जिसका नाम था अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद जब इनको मिले तो अब्दुल मनीद ने इनको दिशा बताई और इनके साथ अब्दुल मनीद के साथ ये सीधा कहाँ पहुँच गए? गुजरात। ठीक, अब्दुल मनीद कहाँ का रहने वाला था? गुजरात का रहने वाला था और वो कालीकट के बंदरगाह कप्पकडाबू स्थान पर यहाँ पे वो वास्को डिगामा अपना बेड़ा उतारा।
जब वास्को डी गामा अपना बेड़ा कालीकट के बंदरगाह पर उतारा तो कालीकट के बंदरगाह पर पहले से व्यापार कर रहे अरबवासी इन लोगों ने क्या किया कि इनका विरोध करना शुरू कर दिया। यहाँ के जो एक राजा थे, जिनका हिंदू राजा थे, जिनका नाम था जमोरिन ने वास्को डी गामा का दोनों हाथ फैला करके स्वागत किया। इसके विरोध में अरबवासी हो गए, क्योंकि अरबवासियों को पता था कि अगर यूरोप के लोग भारत से व्यापार करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा अस्तित्व जो है वो पूरी तरीके से कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अरब व्यापारियों ने क्या किया कि यूरोप वासियों का विरोध करना शुरू कर दिया। वास्को डी गामा ने राजा जमोरिन से यहाँ से जड़ी बूटियों को यूरोप ले जाने की अनुमति मांगी और राजा जमोरिन ने इनको ये अनुमति दे दिया। यहाँ से जड़ी बूटियाँ मसाले लेकर के जब वास्को डी गामा जब यूरोप पहुँचा, ठीक पुर्तगाल पहुँचा, तो पुर्तगाल पहुँचने पर इसने अपने ले गए हुए सामान को वहाँ पे पूरा आय व्यय निकाल करके टोटल इसने 60 गुना टोटल इसने मुनाफा कमाया। उस समय ऐसा लगने लगा इसके इतने व्यापार की वजह से कि जो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन थी, लिस्बन को समस्त यूरोप वासियों का व्यापार का केंद्र कहा जाने लगा। और जो उस समय पुर्तगाल के राजा थे जिनका नाम था मैनुअल फर्स्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण किया। क्यों? क्योंकि इनको ये लगने लगा कि समस्त यूरोप के जो अन्य देश हैं, हमारे देश पुर्तगाल पर निर्भर हो गए हैं, हमारा देश जो है वाणिज्यों का केंद्र बन गया है, इसीलिए इन्होंने वाणिज्य प्रधान की उपाधि धारण किया। अब मैनुअल फर्स्ट ने क्या किया कि अपना एक 1500 में दूसरा बेड़ा भारत के लिए रवाना किया, क्योंकि यहाँ से ले गए हुए मसालों का जब यूरोप में 60 गुना सब कुछ काटने के बाद लाभ हो रहा था, तो वहां से इनकी देखी देखा दूसरा नाविक पेड्रो अल्वेरेज क्रेबाल, ठीक क्या, पेड्रो अल्वेरेज क्रेबाल 1500 में इन्होंने अपना नाविक बेड़ा पुर्तगाल से लिया और सीधा कहां पहुंच गए, भारत पहुंच गए। जब ये भारत पहुंचे, जब हिंद महासागर में थे, तो इनकी मुलाकात किससे हो गई, अरब जहाजी बेड़ा से हो गई। इन्होंने क्या किया कि अपने सैन्य बल दल के साथ अरब जहाजी बेड़ा को बुरी तरह पराजित किया और पराजित करने के बाद इन्होंने उस बेड़े को राजा जमोरिन को सौंप दिया। जब राजा जमोरिन को उपहार के रूप में उस बेड़े को दिया तो राजा जमोरिन जो थे वो पेड्रो अल्वेरेज क्रेबाल से खुश हो गए। अब पुर्तगाली को समुद्र मार्ग खोजने का प्रमुख 2 कारण था। पहला कारण तो उनका आर्थिक था और दूसरा कारण उनका सामाजिक था। आर्थिक कारण यह था कि जो इस समय जो व्यापार में जो वेनिस और जिनेवा का प्रभुत्व जो था ज्यादा था, ये इन्हें पूर्वी बंगाल से पूरी तरीके से निकाल फेंकना चाहते थे और यहां से मसाले और अन्य चीजें ले जाकर के यूरोप में उच्च दामों पर बेच करके अपने देश को आर्थिक राज्य घोषित करना चाहते थे। इनका धार्मिक जो कारण था, इनका मानना यह था कि अगर यहाँ के लोगों को एशिया और अफ्रीका भी नहीं पड़ता है, क्योंकि अफ्रीका से भी इनका व्यापार ऐसे चलता था, ठीक होते हुए ये सब यहाँ की जो जनता थी ये इन लोगों को ईसाई बनाने का भी कार्य करते थे। इसीलिए यूरोप वासियों का पुर्तगालियों का व्यापार करने का धार्मिक और आर्थिक दोनों था। अब लगातार पुर्तगाल से व्यापारी आने लगे और व्यापार करने लगे, जिससे अब धीरे धीरे जो पुर्तगाल के राजा थे इनको टेंशन होने लगी कि जो व्यापारी हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रहे हैं और हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने एक नियम बनाया और उस नियम के तहत इन्होंने अपना एक गवर्नर नियुक्त किया। पहला गवर्नर इन्होंने किसको बनाया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पुर्तगाल के राजा ने गवर्नर बना करके व्यापार के लिए भारत की तरफ, पूर्वी देश की तरफ इन्होंने रवाना किया।
और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को यह कहा गया कि आप पूर्वी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाइए और वहां पर जाकर के दुर्ग बनाइए, किले बनाइए, व्यापार संगठित करने के लिए स्थान बनाइए, वहां के राजनीति में हस्तक्षेप करिए और जो समुद्री क्षेत्र पूरा आता है इस पे जो है पुर्तगालियों का पूरी तरीके से आप कब्जा, स्थायित्व जमा करिए। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पुर्तगालियों का पूरा अपना स्वामित्व जो है हिंद महासागर में, ठीक है, स्थापित करिए। समझ गए? लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे ये बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया कि ब्लू वाटर पॉलिसी की रणनीति अपनाई। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि जो और देश के वेनिस हो गया, जिनेवा हो गया, अरब प्रायद्वीप के जो जहाजी बेड़े थे, ठीक, इन सब पे अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी की एक नीति अपनाई। ठीक, कुछ समय बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पुर्तगाल वापस बुला लिया जाता है और उसके बाद एक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को गवर्नर बना करके पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए इनको भेजा जाता है। अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि अल्बुकर्क ने यहाँ के राजाओं के साथ राजनैतिक संबंध रखने के लिए अल्बुकर्क ने उनके स्थानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया कि जो उस समय बीजापुर के शासक थे जिनका नाम था आदिल शाह, आदिल शाह से अल्बुकर्क ने 1510 में क्या किया कि गोवा को छीन लिया और उस समय एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जो मंडी लगती थी जिसका नाम था मलक्का, उस पर भी अल्बुकर्क ने अपना स्थायित्व जमा लिया। अल्बुकर्क ने सेना गठित किया यहाँ पे और पुर्तगालियों से ये कहा कि क्योंकि अल्बुकर्क यहाँ पे भारतीय बस्तियां बसाना चाहता था और अपने लोगों को यहाँ की महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित करता था। अपने क्षेत्र में जिन क्षेत्रों पे अल्बुकर्क ने कब्जा कर लिया था उन क्षेत्रों पे इसने सामाजिक सुधार कार्य करना शुरू कर दिए थे। सती प्रथा पर इसने पूरी तरीके से अपने क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन जब अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद पुर्तगालियों ने अपना अगला गवर्नर नीनो डी कुन्हा को बना करके भेजा गया। नीनो डी कुन्हा ने क्या किया कि गवर्नर बनने के बाद ये जब सबसे पहले जब पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना शुरू किए तो ये भारत में इसके पहले इनकी जो सरकारी कार्यालय थी कोचीन थी, इन्होंने कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया क्योंकि गोवा में पुर्तगालियों का उस समय दबदबा था। इन्होंने अपने कई बस्तियां यहाँ के राजाओं से छीन करके कई बस्तियां बसाई। सेंथोम बसाया, ठीक है, मद्रास के निकट पड़ता है। बंगाल में कई बस्तियां इन्होंने बंगाल के हुगली क्षेत्रों के आसपास पे इन्होंने कब्जा करके अपनी कई बस्तियां स्थापित कर लिया। बेसिन का एक मुद्दा था। बेसिन के मुद्दे को लेकर के जो गुजरात के शासक थे जिनका नाम था बहादुर शाह जो थे वो नीनो डी कुन्हा से उनसे समुद्र में बातचीत कोचीन के मुद्दे को सुलझाने के लिए वो बातचीत करने के लिए अपने बेड़ा जहाज के साथ पुर्तगालियों के पास पहुंचे। लेकिन वहीं पे एक छोटी सी झड़प हो जाती है और झड़प होने के बाद बहादुर शाह समुद्र में गिर जाते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसी समय नीना डी कुन्हा के पीरियड के समय में अब समुद्र में दो और यूरोप वासियों की एंट्री हो चुकी थी, डच और अंग्रेज की। डच और अंग्रेजों ने क्या किया कि कई जगह पुर्तगालियों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया और पराजित होने के बाद धीरे धीरे पुर्तगालियों का अस्तित्व जो है वो व्यापार के क्षेत्र में समाप्त होता चला गया। एक समय तो ऐसा आया कि पुर्तगालियों ने अपने समुद्री क्षेत्र पर सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तातो द इंडिया कहते थे क्योंकि पूरे समुद्री क्षेत्र में पुर्तगालियों का पूरा दबदबा था। उनकी जो नौसेना बेड़ा थी वो सबसे ज़्यादा डच, अंग्रेज,
ठीक, डेनिस, इन सब से पुर्तगालियों की जो नौसेना थी सबसे सर्वशक्तिशाली गिनी जाती थी। पुर्तगाली लोग अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। भाई सागर का स्वामी वही कहेगा जिसकी नौसेना बेड़ा जो है सबसे मजबूत है। पुर्तगाली ये करते थे कि अगर समुद्री क्षेत्र से, अगर उनके क्षेत्र से अगर कोई अदर देश की जहाज को पार कराना है तो उन्हें कार्टेज आर्मेडा काफिला की व्यवस्था उपलब्ध करानी पड़ती थी। ये एक ऐसा पुर्तगालियों का काफिला था कि आपके व्यापारिक जहाज को पार कराने के लिए, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे डच हो, अंग्रेज हो, ठीक, इन सबके जहाज़ों को, व्यापारिक जहाज़ों को पार कराने के लिए इनको टैक्स देना पड़ता था। जब गोवा में पूरी तरीके से पुर्तगालियों का कब्जा हो गया तो उन्होंने गोवा में एक ईसाई धर्म न्यायालय स्थापित किया। ईसाई लोगों के लिए न्याय दिलाने के लिए एक न्यायालय स्थापित की। भाई व्यापार दोनों तरफ से होता है, तो पुर्तगाली क्या करते थे, उधर से जब आते थे व्यापार करने के लिए तो अमेरिका से तंबाकू और आलू लेके आते थे। तंबाकू, आलू, ठीक, लेकर के आते थे और भारत में व्यापार करते थे। और जो पुर्तगाल से आते थे तो वहाँ से अनानास हो गया, पपीता हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, मूंगफली हो गया, शकरकंद हो गया, लीची हो गया, संतरा हो गया, ये सब पुर्तगाल से लेके आते थे और इधर से महंगी महंगी सामानें ले जाते थे, उधर से सस्ती सस्ती सामानें ले आते थे। हम ये कह सकते हैं कि आज हम अगर अनानास हो गया, पपीता, काजू, बादाम, मूंगफली, शकरकंद, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं तो किसकी देन है, ये पुर्तगालियों की देन है। ठीक है, समझ गए। पुर्तगालियों ने भारत को प्रिंटिंग प्रेस मशीन की शुरुआत करने की प्रणाली, किस प्रिंटिंग प्रेस मशीन जो होती है उसकी शुरुआत सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में ही किया था। ये पुर्तगालियों के कुछ पॉइंट थे। ठीक, आइए कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए, ठीक है। चलिए, हमारा पहला पॉइंट क्या है कि यूरोप में गरम मसाले, यूरोप में गरम मसाले, गरम मसाले यूरोप में गरम मसाले, गरम मसालों की ज्यादा मांग थी, ज्यादा मांग थी, मांग थी। ठीक है, क्योंकि पूर्वी देशों में, क्योंकि पूर्वी देशों में अच्छे किस्म के गरम मसाले पाए जाते थे। गरम मसाले पाए जाते थे। पाए जाते थे। चलिए आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है कि यूरोप वासियों ने ठीक है, कुतुबनुमा
कुतुबनुमा दिशा सूचक, कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार किया था। आविष्कार किया था। सब तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ पॉइंट जो है हम नोट करा दे रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? 1494 में 1494 में स्पेन निवासी 1494 में स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस एक्चुअली में खोजने के लिए भारत निकला था, लेकिन उसकी तूफानी, ठीक, समुद्र में तूफान की वजह से उसका नाव जो है अमेरिका की तरफ मुड़ गया और उसने अमेरिका की खोज कर बैठा। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? पुर्तगाली वास्को डिगामा ने गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से, ठीक, अब्दुल मनीद पथ प्रदर्शक सहायता से 17 मई 1498 में कालीकट के बंदरगाह कप्पकडाबू स्थान पर अपना बेड़ा उतारा। ठीक है, अपना बेड़ा उतारा था कहाँ पे? केरल के बंदरगाह पर। ठीक, केरल के बंदरगाह पर कप्पकडाबू नामक स्थान पर इन्होंने अपना बेड़ा उतारा था। चलिए आइए कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति अपनाई। ब्लू वाटर
पॉलिसी। शांत जल की नीति, शांत जल की नीति अपनाई। अपनाई, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर, ज्यादा पॉइंट नहीं लिखाएंगे लेकिन लिखाना कुछ पड़ेगा। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर, ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्बुकर्क था। इसने बीजापुर के शासक आदिल शाह से आदिल शाह से 1510 में गोवा छीन लिया था। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पुर्तगाली गवर्नर तीसरा पुर्तगाली गवर्नर 1530 में 1530 में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। स्थानांतरित किया। अगला पॉइंट क्या है? पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी मानते थे। इन्होंने भारत को तंबाकू ठीक, इन्होंने भारत को क्या क्या दिया था? तंबाकू, आलू, मक्का, ठीक है, अनानास, प्रिंटिंग प्रेस, काजू, मूंगफली,
ठीक, काजू, मूंगफली, पपीता और गोवा में ईसाई न्यायालय, ईसाई धर्म न्यायालय स्थापित किया। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे पुर्तगालियों के बारे में। हालांकि लिखाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखा सकते क्योंकि जगह नहीं है, लेक्चर बड़ा हो जाएगा। इसीलिए कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ये वो पॉइंट है जो हर समय आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके।